दोस्तों नमस्कार। स्पंदन के अगले अंक में मैं संजीव पाराशर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम में से बहुत से लोग राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन आज के दौर में जब हम लोग बहुत ही टेलीविजन पर बहुत से राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक विशेषज्ञ या विश्लेषक आकर के चर्चा करते हैं तो हम लोग जाने अनजाने गाहे बगाहे उनकी चर्चाओं का पार्ट बन जाते हैं। और डेफिनेटली ये जो चर्चाएं हैं हम लोग कभी भी पूर्ण रूप से दिमागी रूप से उनसे नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ हम चलते फिरते उनकी जो बातें हमारे कान में पड़ जाती हैं उन्हीं आधी बातों से हम लोग अपना एक व्यू बना लेते हैं, हम लोग एक अपना प्रचार बना लेते हैं। दोस्तों मैं ये समझता हूं कि कभी भी आधी नॉलेज जो है हमें पूर्ण रूप से कहीं पर भी बात करने के लिए पूरी जिम्मेदारी नहीं देती। हमें डेफिनेटली उस सुनी हुई बात को तार्किक रूप से उस सुनी हुई बात को कहीं ना कहीं हम लोग अपने वैचारिक अपने बौद्धिक स्तर पे एनालाइज करें और उस सुनी हुई बात को हम अपना खुद का एनालिसिस करें। दोस्तों ये बातें मैं इसलिए भूमिका के रूप में आपसे बना रहा हूं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इलेक्शन चल रहे हैं और भारत में इस वक्त दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस वक्त खूब जोर से इलेक्शन लड़ रही हैं। दोस्तों मैं इस बात से आपको थोड़ा और पीछे की तरफ लेकर के चलता हूं कि भारत में कांग्रेस के इतिहास के बारे में सब लोग जानते हैं। कांग्रेस कहां से बनी, कांग्रेस के किस लोगों का योगदान था, बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में जिसका जो है वो राजनीतिक उदय हुआ उसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ा पीछे लेकर के जाता हूं। क्यों बनी, कैसे बनी और आज उसका प्रारूप क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में हेडगेवार जी ने बनाया था। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो उद्देश्य था वो ये था कि बहुसंख्यकों की अपनी जानमाल की सुरक्षा और बहुसंख्यकों को इस देश के अंदर कैसे सुरक्षित रूप से वो रह सकें, कैसे कंफर्टेबल रूप से वो रह सकें और देश उन्नति की राह पर बढ़े। तो इसी जब आरएसएस का उदय हुआ 1925 में, तब से लेकर के आरएसएस पे करीब करीब 3 बार बैन किया गया। मैं इस बैन की घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यहीं से कहीं ना कहीं बात आगे निकलती है। पहला बैन आरएसएस में 1925 में बनने के बाद में 1948 में किया गया, जब आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता नाथूराम गॉडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी और यहां से आरएसएस को करीब करीब 18 महीने के लिए बैन किया गया। सेकंड बार आरएसएस को बैन इंदिरा गांधी ने अपने आपातकालीन टाइम में किया, जो कि बैन 2 साल का रहा। तीसरी बार आरएसएस को बैन 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस के वक्त किया गया। तो ये 3 बातें थी जिससे आरएसएस को बैन किया गया। लेकिन मैं इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा कि 1948 में जब आरएसएस को बैन किया गया तो आरएसएस को कहीं ना कहीं लगा कि राजनीति में उनका कोई ना कोई प्रेजेंटेशन होना चाहिए और राजनीति में उनका कोई ना कोई रूप किसी न रूप में होना चाहिए। सो 1951 में आरएसएस ने अपनी एक शाखा राष्ट्र जो है वो जनसंघ के नाम से निकाली। तो जनसंघ को बनाने में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर, देन मधोक सर और उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी। तो 1951 में आरएसएस से निकलकर जनसंघ बनी। मैं ये कहूंगा कि जनसंघ की जर्नी 1951 से लेकर के 1977 तक रही। उसके बाद में जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त 1977 में इलेक्शन के लिए जीती थी उसको सपोर्ट किया और दोनों मिल गई। इवन उनके दोनों के रूप में सरकार में उन्होंने भागीदारी की। लेकिन 1980 में जा करके जनसंघ और जनता पार्टी में एक थोड़ी सी जो अनबन इस बात को लेकर के हुई कि जनता पार्टी का कहना था कि जो जनसंघ के लोग हैं वो दोहरी रूप से जो है वो अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आइदर वो जनसंघ के रूप में रहें, आइदर वो जनता पार्टी के रूप में रहें। इस बात को लेकर के जनसंघ के जो 2 लोग थे, जिसमें जो है मंत्री थे सरकार में, उन दोनों ने रेजिग्नेशन दिया, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने मिलकर के एक भारतीय जनता पार्टी का प्रारूप तैयार किया और भारतीय जनता पार्टी 1980 में अपने इस रूप में आई। 1980 से लेकर के 1984 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। 84 में उन्हें 2 सीटें मिली। इवन दो ये कह लीजिए कि 84 में उनके जो दिग्गज नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी माधवराज सिंधिया जी से ग्वालियर से हार गए। तो यूं कह लीजिए कि जर्नी जो 80 में स्टार्ट हुई 84 तक सिर्फ 2 सीटों के साथ में रहा। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत जबरदस्त छलांग लगाई, क्योंकि 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को संभाला
और दो मुद्दे उस वक्त शाहबानो और राम मंदिर के मुद्दे के साथ में लोगों को ऐसा जोड़ा कि 1989 में ये संख्या 85 तक पहुंच गई। दोस्तों 85 की संख्या 2 से बढ़कर के पहुंचना कोई कम नहीं था। उसके बाद 1990 में फिर से चुनाव हुए, जिसके अंदर से हम भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह सरकार को सपोर्ट किया और वीपी सिंह सरकार से मंडल कमंडल के दरमियान अपने आप को अलग करते हुए 1991 में अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन उसके बाद होने वाले चुनाव में उनकी संख्या 85 से लेकर के 120 तक पहुंच गई। दोस्तों 1996 के चुनाव में बीजेपी 161 सीटों तक रही और 1998 में बीजेपी 182 सीटों के साथ में एक बहुत बड़ी पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर के निकली और बीजेपी के 182 सीटों में 306 के कोएलिशन गवर्नमेंट बनी और इस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस गवर्नमेंट का नेतृत्व किया। दोस्तों ये जर्नी 1999 में एक जगह पे आकर के जब पूरे 5 साल तक इनका जो है वो शासन रहा, लेकिन 2004 से लेकर के 2014 तक जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। लेकिन अचानक 2014 में मोदी जी ने इस जर्नी को आगे फिर बढ़ाया और सीटों की संख्या 282 तक ले गए और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ में 386 के साथ में उन्होंने पूरे 5 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों 2019 में फिर चुनाव में ये संख्या 303 बीजेपी की पहुंची और टोटल 353 के साथ में इन्होंने फिर गवर्नमेंट बनाई। फिर चुनाव है 2024 के, लक्ष्य बहुत बड़ा है, कैसे पूरा होगा, कैसे कितनी सीटें आएंगी, ये सब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। मेरा ये बात आप लोगों को बताने का उद्देश्य ये था कि कोई भी पार्टी जब जर्नी शुरू करती है, किसी भी पार्टी की जब कोई जर्नी शुरू होती है, बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत से घटनाक्रम घटित होते हैं, लेकिन ये बात श्योर है कि जिस घटनाक्रम को 1951 में बीजेपी ने जो बनने से पहले जो 80 में बनी जनसंघ ने जो डिसाइड किया था, जिन तीनों बातों को, राम मंदिर की बात को, यूसीसी को और धारा 370 को, जनसंघ ने ही अपने फर्स्ट बनने पर जो 1951 में कहा था उसको पूरा 2023 में हुआ। इसका कितना फायदा ले पाती है बीजेपी, कितना फायदा ले पाते हैं हमारे इस वक्त के जो है नरेंद्र मोदी जी, वो ये सब चीजें अभी भविष्य की गर्त में आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जर्नी का जो स्टेप अप होता है, जर्नी जहां तक जाती है वहां तक लोगों का प्यार और लोगों का स्नेह ही लेकर के जाता है। इस बीच में कितनी ही अड़चने आ जाएं, जो लोगों के लिए काम करता है, जो लोगों से जुड़ता है, डेफिनेटली लोगों को लाभ मिलता है। ऐसे ही एक पार्टी अभी जो 2012 में उभरी थी, जिसका अभी 10 सालों में ही काफी अच्छा प्रचार प्रसार, उसका भविष्य क्या होगा मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन ये समय बताएगा, ये जर्नी बताएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।